बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक। दिस चैप्टर है 13 स्टेक होल्डर मैनेजमेंट और लेक्चर हमारा 42 आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स मैनेजमेंट का जो पहला प्रोसेस है आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर, इसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखें प्रोसेस नॉलेज एरिया आपके पास है स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, ये नॉलेज एरिया हमारे पास। इस नॉलेज एरिया का जो पहला प्रोसेस है उसे कहते हैं आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर, और ये आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर है हमारे इनिशिएशन फेज़ में। इस शुरू बिल्कुल इनिशिएशन के जो टास्क हैं उसके अंदर एक आता है आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर्स। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है जब आप को प्रोजेक्ट चार्टर पे काम कर रहे हैं, जब आपको इनिशियल प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, उसी से वहीं से हमने जो अपने स्टेक होल्डर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना शुरू कर देना है। लेकिन लेटर ऑन थ्रू आउट द लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट वी विल ट्राई टू फाइंड आउट आवर बेस्ट स्टेक होल्डर्स इन माई प्रोजेक्ट, जो मोर रेलिवेंट हैं और हमारे स्टेक होल्डर्स हैं कौन कौन से, ये इस कम से कम पता होना ज़रूरी है एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर। और एग्ज़ाम में इसी से रेलिवेंट जो है आपको एनालाइज किया जाएगा, क्या है आपको स्टेक होल्डर्स की इम्पोर्टेंस का पता है या नहीं। अब देखें, हमने शुरू में किसी लेक्चर में एक दफ़ा डिफ़ाइन किया था कि स्टेक होल्डर को डिफ़ाइन करने का या उसको आइडेंटिफाई करने का सबसे इफ़ेक्टिव तरीका क्या है। देखिए, यहाँ पर मेरा एक प्रोजेक्ट है, ये हम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। हाइलाइटर ले लेते हैं, ये मेरा प्रोजेक्ट है। अब देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। एक ये स्टेक होल्डर्स जिनका इन्फ्लुएंस मेरे प्रोजेक्ट पर है, जिसमें स्पॉन्सर है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम है, प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं, अदर प्रोजेक्ट की टीम है, स्टेक होल्डर प्रोग्राम मैनेजर्स हो सकते हैं, आपके पोर्टफोलियो मैनेजर भी हो सकते हैं। ये वो स्पॉन्सर टीम है यहाँ से यहाँ तक के सारे जिनका इन्फ्लुएंस मेरे प्रोजेक्ट पर है डायरेक्टली। और ये सारे जो आउटसाइड एरो है ये हमें ये बता रही है कि आपके प्रोजेक्ट के जो आउटपुट होगा, आपके प्रोजेक्ट का जो रिजल्ट होगा, उससे ये लोग इम्पैक्ट हो सकते हैं, ये लोग इम्पैक्ट हो सकते हैं उससे। तो ये सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं आपके, तो ये अब मेरे प्रोजेक्ट से इम्पैक्ट हो रहे हैं। तो इन दोनों चीज़ों को सामने रखते हुए हमने आइडेंटिफाई करने हैं अपने स्टेक होल्डर्स को। वो कौन कौन से लोग हैं जो मेरे प्रोजेक्ट को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर सकते हैं, और वो कौन से लोग हैं जो मेरे प्रोजेक्ट के आउटपुट से मुतासिर होंगे, जो मेरे प्रोजेक्ट के आउटपुट से मुतासिर होंगे। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका है स्टेक होल्डर आइडेंटिफाई करने का। तो ऐसा प्रोजेक्ट देखें, आप एक जगह पे कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं जहाँ पर रेजिडेंशियल एरिया है, लेकिन आप वहाँ पर कोई प्रोडक्शन या कोई कारखाना टाइप या कुछ इस तरह की चीज़ बनाने जा रहे हैं, तो आपको लगता है कि शायद ये मेरा घर है, मेरी ज़मीन है, मेरी मर्ज़ी है, मैं जो कुछ कंस्ट्रक्ट कर लूँ। तो लेटर ऑन आपके जो पड़ोसी हैं, जो सराउंडिंग में जो कम्युनिटी रहती है, वो आप पर केस भी कर सकते हैं। देखने में अक्सर ऐसा आया कि हमें ये पता नहीं होता कि यार लोगों को तकलीफ़ हो रही है, तो वो आप पे सू कर सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं, यार ये रेजिडेंशियल एरिया है, यहाँ पे आपने प्रोडक्शन क्यों शुरू कर दी। तो आपका प्रोजेक्ट फेलियर की तरफ चला जाता है, आपका प्रोजेक्ट रुक जाता है, पोस्टपोन हो जाता है, स्टे हो जाता है आपकी कंस्ट्रक्शन पे। तो गलती कहाँ पे हुई, आपने स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई नहीं किया। और यही बात थ्रू आउट जो PMI के कोर्स कंटेंट बुक्स हैं उसमें बताई जा रही है। अगर आपने इस जगह पे मिसिंग की, अपने स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई नहीं किया, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, फ्रीक्वेंट चेंजेस इन योर प्रोजेक्ट, चेंज रिक्वेस्ट आएंगी, आपका प्रोजेक्ट डिले होगा, आप कंपनसेशन मांगेंगे, लेटर ऑन फेलियर की तरफ भी जा सकता है बिकॉज ऑफ नॉट आइडेंटिफाइंग योर स्टेक होल्डर्स। ये बात यहाँ पे याद रखिएगा। अभी हमें इंपॉर्टेंस का पता लग गया कि स्टेक होल्डर्स मेरे प्रोजेक्ट को कितना पॉजिटिवली और कितना नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो हमने क्या करना है, हमने कैटेगरीज स्टेक होल्डर्स की बनानी है। हमने देखना है कि हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो कितने डाइवर्स हैं, किस किस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। जहन में रखिए, हमारा मल्टी नेशनल एक कंपनी है, उसमें प्रोजेक्ट जा रहा है, हमारे स्टेक होल्डर्स मुख्तलिफ़ कल्चर से, मुख्तलिफ़ कंट्रीज से, नेशनैलिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। इस सिनेरियो को अपने जहन में रखें। तो जो उनकी इंटरेक्शन होगी, तो कितने डाइवर्स हैं वो हमारे स्टेक होल्डर्स एक दूसरे से। देखें, जितना क्लोज रिलेशनशिप होगा आपके स्टेक होल्डर्स के बीच में, इतना आपको फ़ायदा होगा। ये एक फंडामेंटल याद रखें। वही बात हम कह रहे हैं, कम्प्लेक्सिटी ऑफ स्टेक होल्डर रिलेशनशिप, यही बात मैं यहाँ बता रहा हूँ। जितनी भी ग्रुपिंग होगी, जितनी ज़्यादा कम्युनिटी बनेंगे, जितने ज़्यादा यूनिट्स बनेंगे आपके प्रोजेक्ट में, उतना ज़्यादा आपके लिए मुश्किल होती जाएगी। अब आप ये देखेंगे कि हमारे स्टेक होल्डर्स एक दूसरे से डाइवर्स कितने हैं, कम्युनिटी नेटवर्क कितने ज़्यादा हैं,
और कितनी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को समझ सकते हैं और कितने नहीं समझ सकते, कितने को इजीली हम लोग हैंडल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द टेक्नोलॉजीज़, और कितनों को हमें समझाना पड़ेगा, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उनको इसके ऊपर लाना पड़ेगा। जैसे आपके कोलैबोरेशन के लिए आप माइक्रोसॉफ्ट शेयर पॉइंट का पोर्टल यूज़ कर रहे हैं कोलैबोरेशन के लिए, यूज़र्स को बेचारों को पता ही नहीं ये क्या होता है, शेयर पॉइंट क्या चीज़ है, उसका पोर्टल कैसे होता है, अपने अपडेट्स अपने आप वहाँ पे किस तरह अपडेट करना है अपने आप को, वहाँ पे डाटा कैसे रिट्रीव करना है। इवन ये जो कोविड सिचुएशन में लोगों को MS टीम समझाना मुश्किल हो गया था, डॉक्टर्स को, स्टूडेंट्स को, जनरल पब्लिक को, इसके लिए ट्रेनिंग्स देनी पड़ी हमें काफ़ी जगहों पर, उन्हें खुद समझ नहीं आ रही थी कि क्या करें इसके लिए। फिर लेटर ऑन जब यूज़ किया तो नहीं चीज़ आसान रही, लेकिन शुरू में आप किस तरह मैनेज करेंगे उसको, तो उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रेनिंग कंसल्टेशन। आप आइडेंटिफाई करने से पहले ट्रेनिंग कंसल्टेशन को देख लेंगे, डाइवर्सिटी कितनी है, उनके दरमियान कम्युनिटीज़ नेटवर्क्स कितने स्टेक होल्डर्स के, और टेक्नोलॉजी को कितने उससे वेल नोन, कितने ज़्यादा इजीली अडॉप्ट कर सकते हैं और कौन नहीं कर सकते। अभी हम ले रहे हैं यहाँ पर ओवरव्यू, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट का एक ओवरव्यू लेते हैं। इस पूरे चैप्टर में, इस पूरे नॉलेज एरिया में हम करने क्या चाह रहे हैं, देखें हमने शुरू में बात की, वी विल ट्राई टू फाइंड आउट ऑल ऑफ द स्टेक होल्डर्स एज सुन एज पॉसिबल। जितना जल्दी आपका स्टेक होल्डर आइडेंटिफाई होगा, उससे रिक्वायरमेंट कलेक्ट करना आपके लिए ईजी हो जाएगा। जितना देर होगा बाद में कहीं आइडेंटिफाई हुआ कि यार ये मेरा तो एक स्टेक होल्डर था, फिर वो आपको अपनी रिक्वायरमेंट बताएगा, अपनी नीड्स बताएगा, एक्सपेक्टेशन बताएगा, जहाँ पे ऑलरेडी हमारा प्रोजेक्ट काफ़ी आगे जा चुका है, तो अल्टीमेटली प्रॉब्लम प्रोजेक्ट मैनेजर को होगी। जैसे हमने कलेक्ट रिक्वायरमेंट में इतने डिस्कस डिटेल में बात की थी, जितना जल्दी रिक्वायरमेंट्स आप कलेक्ट कर लें, तो भाई रिक्वायरमेंट हमने किससे कलेक्ट करनी है, स्टेक होल्डर से कलेक्ट करनी है, इनसे कलेक्ट करनी है। जितना जल्दी आप कलेक्ट करेंगे, इनिशिएशन फेज से ही रिक्वायरमेंट कलेक्ट करना शुरू कर दें, तो उसको आपको एग्जीक्यूशन में संभालना, उसको एकोमोडेट करना, उसको मैनेज करना आसान हो जाएगा, क्योंकि ये प्रोसेस आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर है ही इनिशिएशन फेज में। तो यहीं से हमने रिक्वायरमेंट को पकड़ना शुरू कर दिया। एक्सपेक्टेशन सबसे मुश्किल काम आपके लिए जो चैलेंजिंग रहेगा इस एरिया में, आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर में। ये बात इजी है कि आपने कहा आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर, हाँ ठीक है जी मैंने समझ लिया, आइडेंटिफाई देयर रिक्वायरमेंट्स, ओके फाइन, कोई क्वेश्चन था, कोई क्वेश्चन आंसर सेशन, कोई इंटरव्यूज़ था, हमने उनसे बात की, उन्होंने कहा ये रिक्वायरमेंट है। एक्सपेक्टेशन ये है कि उनके जहन में ये था कि आपके प्रोजेक्ट से कुछ इस तरह प्रोड्यूस होगा, एक्सपेक्टेशन उनकी ये थी, लेकिन उनको जो जब आउटपुट मिला इन रियलिटी, देयर वाज अ बिग डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल पिक्चर एंड देयर मेंटल पिक्चर। वो कुछ और सोच रहे थे और रियल में कुछ और आ गया। तो ये काम वो क्या परसीव कर रहे हैं आपके प्रोजेक्ट से, इसके ऊपर आपने काम करना है। मेन फोकस ये है, ये एक्सपेक्टेशंस आपको बताई नहीं जाएंगी, आपने उनसे उगलवानी है, उनसे निकलवानी है, इन दिस वे और अनदर वे। दैट्स द main challenging task for the project manager and project management team. Later on, once you identify their expectation, that will be converted into requirements. फिर हम requirement document में इन्हीं expectations को अगर identify हो गई, मेरे एक स्टेक होल्डर इस तरह चाह रहा है, तो उसको फ़ौरन रिक्वायरमेंट में कन्वर्ट कर दें। स्टेक होल्डर्स की इंटरेस्ट को देखें, कितने इंटरेस्टेड हैं आपके प्रोजेक्ट में, उनका लेवल ऑफ इन्फ्लुएंस देखें, कितना पॉजिटिवली कितना नेगेटिवली आपके प्रोजेक्ट को इम्पैक्ट कर लेंगे। इस पर हम डिटेल से आगे बात करने जा रहे हैं। फिर हमने करना है उनकी एंगेजमेंट को। जब एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गई, हमने प्लान कर लिए सारी चीज़ें, अब उनकी एंगेजमेंट को स्टेक होल्डर्स को मेक श्योर करना था। हमने उनको जिस तरह कम्युनिकेशन प्लान डिफाइन किया, जिस लेवल पर स्टेक होल्डर्स की एंगेजमेंट हमने रखी है, उनको उसी लेवल पर एग्जीक्यूशन में होना चाहिए। आप किस तरह कम्युनिकेट करेंगे उनके साथ, अपडेट कैसे करना है, उनसे इंफॉर्मेशन कैसे लेनी है, चेंज रिक्वेस्ट आ रही हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डॉक्यूमेंट अपडेट्स हो रहे हैं, हमारे पास एनालिसिस रिपोर्ट्स आ रही हैं, किस तरह कम्युनिकेट करेंगे, वो भी इसी चैप्टर में हम डिफाइन करेंगे। मैनेज देयर एक्सपेक्टेशंस एंड इन्फ्लुएंस एंड एंगेजमेंट। जैसे मैंने बताया, एग्जीक्यूशन में हम उनके जो एक्सपेक्टेशंस थी, उनका इन्फ्लुएंस था, उनकी एंगेजमेंट थी, उसको मेक श्योर करेंगे एग्जीक्यूशन में कि अब जहाँ तक प्लानिंग की बात थी हम इस तरह समझ रहे थे, लेकिन एग्जीक्यूशन में रियल पिक्चर आपके सामने आएगी। तो जो प्लान में आपने डिफ़ाइन किया था, हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम उसी के पैरेलल चलें। अगर कोई नई बात सामने आ रही है आपके स्टेक होल्डर की तरफ से, कोई नई चीज़ आ रही है, फ़ौरन से पहले हम अपने डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करेंगे। कम्युनिकेशन करनी है, कम्युनिकेट विद देम एंड मॉनिटरिंग
कम्युनिकेशन एंड स्टेक होल्डर इंगेजमेंट, ये है मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग का प्रोसेस लास्ट चैप्टर में। ये एक ओवरव्यू था, इस स्टेक होल्डर मैनेजमेंट का एक ओवरव्यू है। इन सारी चीज़ों को हम वन बाय वन अभी डिस्कस करने जाएंगे इसी चैप्टर में, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट में। तो क्वेश्चन ये इनपुट क्या रहेगा हमारा, इनपुट जनाब हमने आइडेंटिफाई करने अपने स्टेक होल्डर्स, क्वेश्चनियर्स, सर्वेज, कोलेक्ट रिक्वायरमेंट्स में सारे टूल हमने डिस्कस किए थे, ब्रेनस्टॉर्मिंग हो गया, ब्रेन राइटिंग हो गया, स्टेक होल्डर एनालिसिस यहाँ एक नई चीज़ है, उसको हम देखते हैं ये क्या चीज़ है। देखिए स्टेक होल्डर एनालिसिस में हम एनालाइज करते हैं अपने स्टेक होल्डर्स के स्टेक्स को, यार उसकी ओनरशिप है हमारे प्रोजेक्ट में, मेरा ये स्टेक होल्डर है, क्योंकि जो प्रॉपर्टी हम यूज़ करने चाह रहे हैं उसको ओनरशिप है, ये बंदा नॉलेज है इसके पास, जो काम हम करने चाह रहे हैं वो नॉलेज मेरे इस स्टेक होल्डर्स के पास है, वन बाय वन उनको हम कैटेगराइज करने जा रहे हैं। राइट्स हैं मेरे स्टेक होल्डर्स का, लीगल राइट्स हैं उसके पास हमारे जो लीगल जो कंसर्न्स हैं वो उसको मैनेज कर सकता है मेरा ये वाला स्टेक होल्डर। मॉरल कंसर्न हो सकते हैं, देखिए जिस तरह मैंने बात की कि आपकी कम्युनिटी में लोग हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन को कभी भी आपको डिस्टर्ब या डिस्ट्रॉय या डिमोलिश होने कभी नहीं देते, कभी नहीं देंगे। जहाँ पर किसी के इमोशनल अटैचमेंट हो जिन चीज़ों के साथ, वो आइडेंटिफाई करें वो कौन से स्टेक होल्डर्स हैं। अगर आपकी कंस्ट्रक्शन में कुछ ऐसी जगह मोस्टली रिलीजियस जगह होती हैं, अगर उस पे उसको डिमोलिश करना या उसको कंस्ट्रक्ट डीकंस्ट्रक्ट इस तरह का कुछ होने वाला है, तो देखिए वो कौन से स्टेक होल्डर्स होंगे जो आपके प्रोजेक्ट को रोकने का सबब बन जाएंगे, आपके प्रोजेक्ट की फेलियर का सबब बनेंगे। स्टेक होल्डर्स का इंटरेस्ट देखिए, आपके प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड कितने हैं, उनकी पावर कंट्रीब्यूशन कितनी है, कितने हद तक कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, फ्रंट की इन फॉर्म ऑफ फंड प्रोविजन, आपको रिसोर्स असाइन कर सकते हैं, कितने हद तक पावरफुल हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं आपके प्रोजेक्ट को। तो ये है स्टेक होल्डर एनालिसिस। यहाँ हम एनालाइज करेंगे अपने स्टेक होल्डर्स को, यार किसको कितनी इंपॉर्टेंस देनी ऑन द बेस ऑफ some factors. These are the factors on which we will categorize our stakeholders. अब इसका जो आउटपुट आएगा वो होगा स्टेक होल्डर रजिस्टर। इम्पोर्टेंट हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है स्टेक होल्डर रजिस्टर, क्योंकि हम इनिशिएशन फेज़ में हैं, इसी को हमने कई जगहों पर एज अ इनपुट लिया है, या इनिशिएशन में ही आपके पास स्टेक होल्डर रजिस्टर होंगे। इसमें हमारे पास मोस्टली होता क्या है, जो मेजर कैटेगरी हैं आपने उनके नाम, इसको भी हम देखेंगे किस तरह होता है, उनकी कैटेगरी इंटरनल, एक्सटर्नल, प्राइमरी या सेकेंडरी, कौन कौन से कैटेगरी से हैं। हमारा एनालिसिस ग्रुप क्या बता रहा है कि वो किस ग्रुप में लाई कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप बिलोंग टू, जैसे मैंने कम्युनिटी की बात की, जिस तरह मैंने नेटवर्क की बात की, वो किससे ताल्लुक़ रखते हैं। अक्सर प्रोजेक्ट में इसको देखा जाता है, जॉब टाइटल, रोल देखें, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल, वेबसाइट, कम्युनिकेशन सेंड टू द डेट, ये सब चीज़ें ऑप्शनल हैं, ये आप पर डिपेंड करता है आप अपने स्टेक होल्डर रजिस्टर को कैसे मैनेज करते हैं। ये एग्जाम्पल के तौर पे इस हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने इन्हीं चीज़ों को लेके चलना है, डिपेंड करता है आप अपने स्टेक होल्डर्स को किस तरह लेके चलते हैं। कमेंट्स एंड नोट्स एंड कॉन्टेक्ट लाइक दिस। अभी उसको हम स्टेक होल्डर को दूसरी तरह भी मैनेज कर सकते हैं। स्टेक होल्डर रजिस्टर है हमारे पास, और उसमें हम कहते हैं उनका रोल क्या है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देखें, कैटेगरी देखें, उनका इन्फ्लुएंस, एक स्केल रख ली, जिस तरह हमने रिस्क मैनेजमेंट पे एक स्केल रखा था, यहाँ पे हम एक स्केल डिफाइन करते हैं, कितने इंटरेस्टेड है मेरे पास। ये दो चीज़ें यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक इंटरेस्ट और उनका इन्फ्लुएंस। इसकी बेस पे ये कंप्लीट मैनेजमेंट होगी हमारी स्टेक होल्डर मैनेजमेंट की। कैसे होगी इसी पे हम आगे भी बात करने वाले हैं। उनकी एक्सपेक्टेशन क्या नज़र आ रही हैं और उनकी कॉमन जो रिक्वायरमेंट्स हैं, क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट्स, जो मोस्ट ऑब्वियस रिक्वायरमेंट्स ये हैं, लेकिन उनका मेंटल पिक्चर कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। ये एग्जांपल्स हैं, हम एग्जांपल पे फोकस नहीं कर रहे हैं, हम कॉन्सेप्ट पे फोकस कर रहे हैं। एक्सपेक्टेशंस का क्या मतलब होता है, उनकी मेंटल पिक्चर, वो कुछ इस तरह परसीव कर रहे हैं। रिक्वायरमेंट ये है, वो ये चाह रहे हैं, ये चीज़ें तो वर्बल थी और मोस्ट विजिबल चीज़ें थी। स्टेक होल्डर में अभी इनिशिएशन में यहाँ तक हमने ये चीज़ें कलेक्ट कर ली अपने स्टेक होल्डर के रिगार्डिंग। अब डाटा प्रेजेंटेशन है, देखिए मैंने बताया था कि हमारे पास एक पावर इंटरेस्ट ग्रिड है, उसको हम क्या करते हैं, अपने स्टेक होल्डर्स को एक कोऑर्डिनेट्स के ऊपर ड्रॉप डाउन करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमारे पास है इंटरेस्ट, लो स्टैक, हाई स्टैक। आपके प्रोजेक्ट में बहुत ही थोड़े से लीस्ट इंटरेस्टेड हैं और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं कुछ लोगों का इन्फ्लुएंस, दूसरे अल्फाज में पावर कह सकते हैं, उनकी पावर या अथॉरिटी आपके प्रोजेक्ट को लेकर थोड़ी है या बहुत ज़्यादा है।
तो हम उनको 4 कैटेगरी में डिफाइन कर लेते हैं। उनसे क्या कहते हैं, यार लो इन्फ्लुएंस है और लो स्टैक है तो उनको लो प्रायोरिटी पे रखेंगे ज़रूर, उनको इग्नोर मत कीजिएगा। हमने उनको वॉच लिस्ट पे ज़रूर रखना है। उनकी प्रायोरिटी इंगेजमेंट आपके प्रोजेक्ट में हमने लीस्ट कम से कम रखेंगे। हैंडल विद केयर, जहाँ पे इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है आपका और उसका इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा है लेकिन इंटरेस्ट उनका काफ़ी कम है। हाई इन्फ्लुएंस है उनका और लो स्टेक है, इंटरेस्ट उनका कम है, तो उनको हैंडल विद केयर आपके प्रोजेक्ट को पॉजिटिवली या नेगेटिवली इम्पेक्ट कर सकते हैं, इसलिए उनको विद हाई केयर हमने हैंडल करना है। दूसरी तरफ है हमारे पास इंटरेस्ट लेवल काफ़ी ज़्यादा है लेकिन पावर उनकी कम है, काफ़ी इंटरेस्टेड है सीखने में, आपके प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, इंगेज होना चाहती हैं, न्यू स्किल सीखना चाह रहे हैं आपके प्रोजेक्ट से या अपने स्किल को आपके प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। उनको इनवाइट करें, आप काम करें हमारे साथ, पार्टिसिपेशन की उनको इन्वॉल्व कीजिए जितने हद तक हो सके। फिर ये फोर्थ कैटेगरी जहाँ पे पावर भी ज़्यादा है और इंटरेस्ट भी ज़्यादा है, तो इनको हमने हाई प्रायोरिटी पे रखना है। इनको प्रोजेक्ट जो कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान है उसमें हमने ये स्टेक होल्डर्स को सामने रखे, उसको ये चैप्टर सीधा आपको लिंक करेगा कम्युनिकेशन मैनेजमेंट जो हमारा नॉलेज एरिया है। इस चैप्टर का और कम्युनिकेशन का बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप है। तो कम्युनिकेशन डिज़ाइन ही होती है आपके स्टेक होल्डर की इंगेजमेंट के ऊपर। यहाँ देखें उसी को हमने पावर इंटरेस्ट ग्रिड देखा है, तो किस किस बंदे को कहाँ कहाँ पे रखना है हमने वो प्रेजेंट करने की कोशिश की। यार अपनी टीम को मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो बंदे जिस जिस जगह पे हैं उनको अकॉर्डिंगली उनकी अपने जो एंगेजमेंट है कम्युनिकेशन उनको काफ़ी किस तरह रखना है, किसे कहाँ रखना है। देखें यहाँ पर लिखे मिनिमम एफर्ट, मॉनिटर, कीप सेटिस्फाइड, मैनेज क्लोजली एंड कीप इन्फॉर्म्ड। इन लोगों को अकॉर्डिंग हमने पॉइंट आउट किया इस पर। नेक्स्ट प्रेजेंटेशन के जो है स्टेक होल्डर के, वो से कहते हैं स्टेक होल्डर क्यूब कहा जाता है। आप अपने स्टेक होल्डर को किस तरह प्रेजेंट कर रहे हैं अपनी टीम के सामने, दैट डिपेंड्स ऑन योर अप्रोच। कुछ चीज़ें हैं, अगर आप इसमें कंफर्टेबल हैं आप इस तरह उसको प्रेजेंट कीजिए, अगर आप इस स्टेक होल्डर क्यूब में इंटरेस्टेड ये आपको ज़्यादा कन्वीनियंट लग रहा है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर नीड्स। हम पावर को, एटीट्यूड को, इंटरेस्ट को कुछ ब्लॉक्स की शेप में लेकर आते हैं और उनको डिफ़ाइन करते हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। अब यहाँ जो डेफिनेशन है आप उस पर फोकस ना कीजिए, ये बिल्कुल डिफरेंट है, एक एग्जांपल ली गई है। हम अपने तरीके से कलर्स को डिफ़ाइन करके और जो एटीट्यूड है और इंटरेस्ट और पावर को सामने रखते हुए अपने स्टेक होल्डर्स को क्यूबिकल फॉर्म में प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। दूसरा मॉडल है हमारे पास सेलियस मॉडल में हम क्या करते हैं, हमारे पास हम 3 डोमेन्स डिफ़ाइन करते हैं। देखें, एक है पावर की डोमेन हमारे पास, एक है अर्जेंसी की डोमेन, एक है लेजिटिमेसी की डोमेन, यानी लीगल राइट्स उनके पास ज़्यादा हैं, अर्जेंट नीड है, फ़ौरन अटेंशन रिक्वायर होती है, पावर ज़्यादा, इन्फ्लुएंस काफ़ी है। तो उनको हम पॉइंट आउट करते हैं कि जो जिस एरिया में आ रहे हैं, जो डोरमेंट्स हैं पावरफुल हैं लेकिन साइलेंट रहते हैं, पावरफुल हैं डिस्क्रिशनरी हैं जब मर्ज़ी एक्टिव हो जाएं और सिर्फ ऑब्जर्वेशन में रहते हैं। ये लोग डिमांडिंग 3 पोजीशन पे जो आता है मोस्ट डिमांडिंग बंदा होता है, और जो डोमिनेंट है चौथे नंबर पे, यहाँ पे डोमिनेंट जिसमें जहाँ पे पावर और लेजिटिमेसी दोनों एरिया जो बंदा कवर कर रहा है, जो दोनों एरिया में आ रहा है, उसे हम डोमिनेट से प्रेजेंट कर रहे हैं, डिफ़ाइन करते हैं। 5वां डेंजरस है, डेंजर कौन सा जिसकी अर्जेंसी भी और पावर भी काफ़ी है, आपके प्रोजेक्ट में पॉजिटिव या नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है। और डिपेंडेंट कौन सा है, 6 नंबर पे डिपेंडेंट हो सकता है जिसमें अर्जेंसी भी है और लेजिटिमेसी भी है, तो उसको हम अर्जेंट डिफ़ाइन कर रहे हैं। और 7 नंबर पे डेफिनेटिव जो तीनों एरियाज़ में आ रहे हैं, जो अर्जेंसी, पावर और लेजिटिमेसी तीनों में कवर कर रहे हैं। और 5वां है हम 8वां हम कह रहे हैं नॉन स्टेक होल्डर, जो इस ग्रिड में है ही नहीं, जो इनसे आउटसाइडर्स हम कहते हैं ये स्टेक होल्डर हमारा नहीं होगा। तो हमने जिस तरह डिफ़ाइन किए स्टेक होल्डर्स को, उनको डिफ़ाइन कर रहे हैं कि ये आपका स्टेक होल्डर अगर है तो क्यों है, किस फैक्टर पे आप कह रहे हैं ये मेरा स्टेक होल्डर है, वो कौन सी किस बुनियाद पर। या हमारे बताने का या यहाँ पर प्रेजेंट करने का मकसद ये है कि अगर आप किसी को स्टेक होल्डर कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं, क्या वजह क्या है उसकी, आया आपके प्रोजेक्ट में कोई इंटरेस्ट है, इन्फ्लुएंस है आपका, उसमें कोई इंटरेस्ट है या कोई लीगल राइट है उसका,
या आपके प्रोजेक्ट की आउटपुट से वो मुतासर होने वाला है। मतलब ये बताने की हम कोशिश करें कि किस बेस पे आपने स्टेक होल्डर को डिफाइन किया है। तो स्टेक होल्डर मैनेजमेंट का जो आउटपुट है, देखिए स्टेक होल्डर रजिस्टर है, जैसे मैंने शुरू में बताया, जिसमें हम आइडेंटिफिकेशन, स्टेक होल्डर से रिलेटेड आइडेंटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन डिफाइन करेंगे, असेसमेंट इन्फॉर्मेशन उस पर रखेंगे, स्टेक होल्डर क्लासिफिकेशन जो अब तक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये 3 चीज़ें हमने स्टेक होल्डर रजिस्टर में इनिशिएशन फेज़ में रखी। इसके फ़ौरन बाद हमारे पास जो आएंगी चेंज रिक्वेस्ट आएंगी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अपडेट होगा, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स अपडेट होगा कॉन्स्टेंटली। एजम्पशंस लॉग, हमारे पास जिन चीज़ों को हम एज्यूम कर रहे थे ये स्टेक होल्डर होगा, लेटर ऑन नहीं था या नहीं था और लेटर ऑन हमें पता लगी तुम्हारा स्टेक होल्डर, तो उसे अपडेट किया जाएगा। इशू लॉग्स आएंगे और स्टेक होल्डर रिस्क रजिस्टर्स का डेफिनेटली साथ ताल्लुक है, रिस्क रजिस्टर भी हमारे इसके साथ अपडेट होंगे। तो इनिशिएशन से लेके स्टिल जो लास्ट चैप्टर होगा प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट तक, उस तक एटलीस्ट हमारे पास काफ़ी स्टेक होल्डर्स सामने आ जाएंगे। अभी हम इनिशिएशन फेज़ में थे, तो प्लानिंग फेज़ में जब आएंगे, देखिए प्लानिंग में हमने अब तक सारे नॉलेज एरिया डिस्कस कर लिए, जितने भी हमने जो की पॉइंट्स हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के सबको डिस्कस कर लिए। तो प्लानिंग फेज़ में आपके पास स्टेक होल्डर रजिस्टर काफ़ी मेच्योर हो जाता है। तो वहाँ पे हम डिफ़ाइन करते हैं कि आइडेंटिफाइड स्टेक होल्डर्स को हमने कैसे, उनकी इंगेजमेंट को कैसे मैनेज करना है, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच। इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो हर स्लाइड के शुरू में मैं अपना ईमेल एड्रेस मेंशन कर रहा हूँ। कोई भी क्वेश्चन हो, इससे रिलेटेड कोई क्यूरी हो, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं अपने इस एड्रेस के ऊपर। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।